शेयर हो गई स्क्रीन। अच्छा, तो आज हमने ये कंसाइज मटेरियल से वहां पे वैसे हमारे 3 लेक्चर्स आई थिंक हो गए थे फार्मा के कैप्सूल से। ठीक है। उस बुक से तो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं कि फार्मा को हम एक साथ ही कंटिन्यू, जैसे सारे चैप्टर्स को खत्म किया है, इसी फॉर्म में फार्मा को भी यहाँ से खत्म कर लें, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज वगैरह रहती थी। कुछ चीजें वहां पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कैप्सूल वाले बुक में, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड में, तो जो काम की चीजें हैं हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से, इस बुक से। कंसाइज मटेरियल किताब का नाम है। वहां पे जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर है वहां से शुरू करते हैं। आज हम अपनी फार्मा की चौथी क्लास है हमारी। बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम सबसे पहले पढ़ते हैं फार्मा से। कुछ चीजें आपको बताई हैं उस क्लास में, कुछ यहाँ पे भी सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या है एफिनिटी। एफिनिटी का क्या मतलब होता है कि ड्रग की वो एबिलिटी कि वो किस तरीके से रिसेप्टर पे बाइंड होती है, या बाइंड होती है रिसेप्टर के साथ, या एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड टू इट्स रिसेप्टर इज कॉल्ड एफिनिटी। ये आपने याद रखना है। इससे रिलेटेड 3 टर्मिनोलॉजीज और भी हैं, वो नीचे आएंगी। जहां पे गुंजाइश महसूस होगी बताऊंगा। पहले आपने ये वर्ड याद रखने जो मैंने आपको बताए, कि ड्रग की एबिलिटी टू बाइंड विथ इट्स रिसेप्टर, तो उसको कहा जाता है एफिनिटी। ठीक है। तो फिर दोबारा बता रहा हूँ ये क्या है। मैं ये क्या करता है, ये टेंडेंसी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट। अगर ये बात समझ ना आए तो सिंपली लिख लें या समझ लें कि ड्रग की एबिलिटी टू बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, मतलब हाउ स्ट्रांगली ड्रग बाइंड या अटैच टू इट्स रिसेप्टर, उसको कहा जाता है एफिनिटी। ठीक है। एफिनिटी किसे कहा जाता है, कि वो कितना स्ट्रांगली ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, ये याद रखिएगा। अभी उसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो जस्ट रिसेप्टर पे जो ड्रग अटैचमेंट हो रही है ड्रग की, उसको कहा जाता है एफिनिटी। ठीक है। सिंपली आपने ये 2-3 वर्ड याद रखने हैं। उसके बाद आता है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, एगोनिस्ट किसे कहते हैं। एगोनिस्ट क्या है कि जो है ना वो ड्रग्स या सब्सटेंस जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ और अपना बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। क्लास या अभी तो नहीं हुआ है, अभी शुरू किया है भाई, अभी शुरू किया है। फार्मा का बता रहा था कि पिछले हफ्ते फ्राइडे तक हमने फार्मा की थी ना, फिर तो वीकेंड था। ठीक है। एगोनिस्ट किसे कहते हैं। एगोनिस्ट जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, फिर उसको एक्टिवेट करती है, यहाँ से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। एफिनिटी में हमने क्या सीखा था, कि वो ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड करती है जस्ट। ठीक है। तो एगोनिस्ट में क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी प्रोड्यूस होते हैं, या उसको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी कहते हैं। तो जब वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है, अब यहाँ से ना एक दो और टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं। एक आती है इफिकेसी। ठीक है। एक आती है यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, ये आप देखेंगे इफिकेसी की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, बट एगोनिस्ट के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। तो एगोनिस्ट क्या है, एगोनिस्ट मैं दोबारा बता रहा हूं कि व्हेन ड्रग बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट, जब वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। किस लिए रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, ताकि रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस हो सके, और जो वो एबिलिटी होती है जो है ना रिसेप्टर में, ताकि वो इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सके, उसको एफिकेसी कहा जाता है। ठीक है। वो जो एबिलिटी होती है जिससे रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, फिर नीचे भी बताता हूं जो लिखी हुई है। ठीक है। यहाँ पे जस्ट इसके साथ बता रहा हूँ, द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स इज कॉल्ड इफिकेसी। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना, ये दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे इसके साथ थोड़ी बात कनेक्टेड थी, इसलिए यहाँ पे एफिकेसी का भी मैंने जिक्र कर दिया। तो एगोनिस्ट क्या होता है, जब वो सब्सटेंस या ड्रग्स जो है ना रिसेप्टर के साथ कंबाइन होके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको एगोनिस्ट कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना एसिटाइल कोलिन, आपको बताया था। एसिटाइल कोलिन ने क्या किया था, मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स जो थे, मेजिक्यूरिनिक रिसेप्टर्स, उनको जाके एक्टिवेट किया था। ठीक है। क्या किया था, इन रिसेप्टर्स को इन्होंने क्या किया था, एक्टिवेट किया था। तो ये एसिटाइल कोलिन की क्या है, ये एगोनिस्ट है। उसने जाके रिसेप्टर्स पे बाइंड किया, वहां पे जाके उसको एक्टिवेट किया, ताकि वहां से रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस हो सके। ठीक है। उसके बाद क्या है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कैसे कहते हैं, ये उसका उलट है, अपोजिट है एगोनिस्ट का।
एंटागोनिस्ट क्या होता है कि वो जब सब्सटेंस विच इंटरफेयर्स विद आर इनहिबिट द फिजियोलॉजिकल एक्शंस, वो सब्सटेंस या ड्रग्स जब उस एगोनिस्ट के एक्शंस को ब्लॉक करते हैं उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है। ठीक हो गया। या वो ड्रग्स या सब्सटेंस जो रिसेप्टर पे बाइंड तो करती हैं बट उसको एक्टिवेट नहीं करते। अभी जब रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो फिजियोलॉजिकल एक्शंस जहां फार्माकोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो इसको कहा जाता है एंटागोनिस्ट। ठीक हो गया। बट ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फार्मा पढ़ रहे हैं ना, तो इसके बीच में ये कुछ वर्ड्स आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए बता रहा हूँ। एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं? जब वो बाइंड तो करता है रिसेप्टर को बट कोई एक्शन या जो है ना क्या कहते हैं इफेक्ट जो है ना वो जो है ना जाहिर नहीं होता, उसको वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है। जैसे एट्रोपिन दी जाती है ना, एट्रोपिन दी जाती है एसिटाइल कोलिन के रिस्पॉन्स को या एक्शन को ब्लॉक करने के लिए। एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है एसिटाइल कोलिन के रिस्पॉन्स को ब्लॉक करने के लिए। तो ये क्या हो गया? ये एट्रोपिन ये हो गई एंटागोनिस्टो एसिटाइल कोलिन। सही हो, क्योंकि ये उसके रिस्पॉन्सेस को ब्लॉक कर रही है या सीक्रेशन वगैरह को कम करने के लिए दी जाती है। तो ये क्या, उसके लिए रिसेप्टर पे ये एंटागोनिस्ट का काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये एगोनिस्ट होता है, ये एंटागोनिस्ट होता है। फिर आती है टर्मिनोलॉजी क्या है? एनालेप्टिक्स। एनालेप्टिक्स क्या होते हैं? वो ड्रग्स जो स्टिमुलेट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या रिस्पायरेटरी सिस्टम को। ठीक है, स्टिमुलेट रिस्पायरेशन वगैरह को जो है ना, या रिस्पायरेटरी डिप्रेशन को स्टिमुलेट करती हैं या ब्रेन ब्रीथिंग को वेकअप कॉल देती हैं, उसको कहा जाता है एनालेप्टिक्स। बट ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है पेपर के हवाले से। ठीक है। उसके बाद क्या है? जो है ना एप्रोडाइसियाक्स। एप्रोडाइसियाक्स क्या किसे कहते हैं? ये जस्ट सिंपली बता देता हूँ। जब डिजायर वगैरह मेल मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजायर को जो यहाँ उसके फंक्शंस को जब इंक्रीज किया जाता है या परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाता है, उसको एप्रोडाइसियाक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तो उनकी जो डिजायर्स वगैरह होती हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वगैरह दिए जाते हैं। सही हो गया, ये आप समझ गए होंगे, इसको ज्यादा वो नहीं करते। फिर आती है डेफिनेशन क्या है? एस्ट्रेंजेंट। एस्ट्रेंजेंट किसे कहते हैं? कि वो सब्सटेंस जो बॉडी के टिश्यूज की कॉन्ट्रेक्शंस करवाते हैं या सीक्रेशन को रिड्यूस करवाते हैं या सीक्रेशन वगैरह जो हो रही है उसको ड्राई कर देते हैं, तो उसको एस्ट्रेंजेंट एजेंट के तौर पे ये चीजें जो है ना क्या कहते हैं। जैसे अलम वगैरह होता है, पोटाशियम अलम, आपने देखा होगा, फटकरी जिसे कहते हैं। वो स्किन पे जब लगती है तो वो आपको थोड़ा सा जलन सा फेस फील होता है। ठीक है, तो वो ये क्या होता है? एस्ट्राइजेंट एजेंट होता है जिसमें स्किन वगैरह थोड़ी सी टाइट हो जाती है। टाइट जो है ना स्किन टाइट हो जाती है, इन्फ्लामेशन वगैरह रिड्यूस हो जाती है। तो उसके लिए ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती है एस्ट्राइजेंट। ठीक है। एस्ट्रेंजेंट किससे कहते हैं? जब स्किन वगैरह टाइट हो जाती है या उसकी बॉडी के टिश्यूज की कॉन्ट्रेक्शन वगैरह होती है, ताकि सीक्रेशन या इन्फ्लामेशन को रिड्यूस किया जाता है। डैमेज सीक्रेशन बाय श्रिंकेज ऑफ टिश्यूज। ठीक हो गया। एंट एसिडिक। एंट एसिडिक किसे कहते हैं? तो यह तो आपको पता है, नाम से ही जाहिर है। एंट एसिडिक्स वो ड्रग्स या सब्सटेंस जो स्टमक की क्या कहते हैं एक्सेस में एसिडिक मौजूद है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, एसिडिटी को खत्म करती हैं ड्रग्स, उनको एंट एसिडिक कहा जाता है। स्टमक की एसिड को रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उनको एंट एसिडिक कहा जाता है। जिसमें इनके ये लिखे हुए हैं, सोडा वगैरह दिया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जांपल्स जिनके इंपॉर्टेंट हो गए बताऊंगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनके, बस आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो। बेसल एनेस्थेटिक एजेंट कौन से होते हैं? ये तो हमने अपनी क्लासेस में भी पढ़ा था। बेसल एनेस्थेटिक एजेंट वो ड्रग्स जो लाइटर लेवल ऑफ एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती हैं। बिफोर अगर कोई जनरल एनेस्थीसिया आप कोई ड्रग देते हैं जो लाइट लेवल का एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है बिफोर सर्जरी या सर्जिकल प्रोसीजर, तो उसको बेसल एनेस्थीसिया कहा जाता है। ये हमने सर्जरी में भी पढ़ा था, फार्मा में भी आपको बताया था वैसे। फिर आती है टर्मिनोलॉजी बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी भी बताया था, ये फ्रैक्शन है या परसेंटेज को कहा जाता है
जब ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, एक्टिव फॉर्म में, सही हो गया, कि हाउ मच ड्रग जो है ना एक्चुअली एंटर्स, जो है ना ब्लड, या जो है ना ब्लड स्ट्रीम्स तो बिकम अवेलेबल टू एक्ट, वो कितना एक्ट कर सकती है, वो कितना परसेंटेज ड्रग एंटर हुई है ब्लड स्ट्रीम्स में, इसको बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। फ्रैक्शन होती है या जिसका वो एडमिनिस्ट्रेटिव डोज होता है ड्रग का, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचा है। ये हमने आपको बताया था रूट्स में, कि इंट्रावीनियस जो रूट है जिसको आईवी रूट कहा जाता है, उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी है, परसेंटेज में बताया था ना। तो ये फ्रैक्शन में होती है कि वो 100% जो होती है आईवी रूट, वो मुकम्मल तौर पे जो ड्रग होती है जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेट करते हैं आईवी रूट के जो है ना द्वारा, तो वो ब्लड तक पहुंचती है, 100% ब्लड स्ट्रीम्स में पहुंचती है। ठीक है। तो वो कितना, सिंपली अगर और मैं इसमें क्लियर करूं, कि कितना परसेंटेज ड्रग जो है ना एब्जॉर्ब हुई है, या जो है ना हाउ मच ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी ऐसा सच कोई इसमें और ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद क्या है, बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस किसे कहते हैं, कि जब दो ड्रग्स सेम रेट पे दी जाएं, उनकी एब्जॉर्प्शन भी सेम हो, बट जो है ना सिमिलर उनका इफेक्ट हो। ठीक है, टू ड्रग्स हो, एक टाइम आप दें, उनका सेम बॉडी पे इफेक्ट हो, तो उसको बायो इक्विवेलेंस कहा जाता है। इक्विवेलेंस वर्ड का मतलब ये दोनों, टू ड्रग्स विद आइडेंटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म ऑफ द सेम ड्रग पजेज सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी एंड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, तो इसको बायो इक्विवेलेंस कहा जाता है। मतलब सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो, उन वो ब्लड जो है ना स्ट्रीम्स में दाखिल होती हैं, वहां पे क्लिनिकल इफेक्ट देती हैं, तो इसको बायो इक्विवेलेंट कहा जाता है। सही है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए ये भी डेफिनेशन। ब्रोंको कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्टर्स का जो है ना, वो ड्रग्स यहाँ जो जब जो कंस्ट्रक्शंस होती है, जो है ना ब्रोनकाई की, वो नेरो हो जाती है। जब ब्रोनकाई नेरो हो जाती है, तो वहां से जो एयर का पैसेज है वो भी नेरो हो जाएगा, वहां से बहुत ही जो है ना एयर गुजरने में मुश्किल हो जाती है, ब्रीथिंग के प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या होती है, ब्रोनकाई की जो है ना कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है, तो उसको कहा जाता है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। जो ब्रीथिंग ट्यूब्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नेरो हो जाती हैं, तो वहां से जो एयर फ्लो है वो कम जो है ना वहां से गुजरता है। तो क्या होता है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, ऑक्सीजन कम पहुंचता है, डायामीटर कम हो जाता है, तो इसको कहा जाता है ब्रोंको कंस्ट्रक्टर। जो ब्रोंकियल मसल्स वगैरह होती है उनमें कॉन्ट्रेक्शन वगैरह आ जाती है, या वो नेरो हो जाती है। ये लिखा है एंटी टसिव ड्रग्स, ये आपने याद रखना है, एंटी टसिव्स। एंटी टसिव्स वो ड्रग्स होती हैं जो कफिंग में दी जाती हैं, उसको आपने याद रखना है, टू रिड्यूस या सप्रेस द कफ। अगर टर्मिनोलॉजी आ जाए ना, कि जो है ना डैश डैश ड्रग्स यूज टू सप्रेस और रिड्यूस कफ इज कॉल्ड एंटी टसिव ड्रग्स, ये आपने याद रखना है। ये कफ वगैरह को स्टॉप करने के लिए, सप्रेस करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको एंटी टसिव ड्रग्स कहा जाता है। जैसे कोडीन वगैरह है, यहाँ एक दो आपको और पता हो तो वो, ये इसने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, बट आपको क्लियर होना चाहिए। ब्रोंको डायलेटर किसे कहते हैं, डायलेट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा वाइड, जो है ना वाइड हो जाना। जब वो क्या कहते हैं, ब्रोनकाई होती है वो ज्यादा वाइड हो जाती है, ओपन हो जाती है या रिलैक्स हो जाती है, उसको ब्रोंको ब्रोंको डायलेटर कहा जाता है। डायलेशन उनकी हो जाती है, ठीक है, वाइड हो जाते हैं उनके स्मूथ मसल्स जो उसमें मौजूद होते हैं। तो उन ब्रोनकाई का जो डायामीटर है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उससे एयर जो है वो उसका फ्लो इंप्रूव हो जाता है। ठीक हो गया। ये अस्थमा के पेशेंट्स में दी जाती है ब्रोंको डायलेटर्स। फिर आते हैं यहाँ पे, इसने लिखा है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट फिर किसे कहते हैं, वो ड्रग्स जो इंप्रूव करती हैं म्यूकस जो मौजूद होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में उसको, ताकि वो कफ से बाहर निकल जाए, उसको एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है। ठीक है, म्यूकस वगैरह को बाहर निकालने के अमल को एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से जब यहाँ ब्रोनकाई की जो सीक्रेशन है वो जो है ना कफ से बाहर आ जाए इजीली, तो उसको एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है। तो म्यूकस वगैरह जो माउथ से निकलता है,
वो उससे वो किस अगर ड्रग्स वगैरह की मदद से जा रहा है तो वो उसे क्या कहा जाता है, एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर कुछ ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। केलागोक्स किसे कहते हैं, ये भी जो है ना कोलनजाइटिस में हमने पढ़ा था, इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लेडर, तो ये उससे रिलेटेड आपने याद रखना है। केलागोक्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो बाइल को प्रोमोट करते हैं, ताकि बाइल जो है लिवर से फ्लो करके गाल ब्लेडर से इंटेस्टाइन की तरफ जाए। ठीक है, वो एजेंट जो प्रोमोट करते हैं फ्लो ऑफ बाइल टू इंटेस्टाइन, स्पेशली कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गाल ब्लेडर, मतलब गाल ब्लेडर की कॉन्ट्रेक्शन वगैरह होती है जो है ना, जो क्योंकि वहां पे बाइल स्टोर होती है, तो वहां से डिस्चार्ज होने में या स्टिमुलेट होने में उसको मदद देते हैं ये ड्रग्स या सब्सटेंस, जिनको जो है ना कोलागोक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, ये बाइल वगैरह थे, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। बट ये एग्जाम्पल्स इसके भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो याद किए जाए। बाकी यहाँ पे फिर ड्रग भी लिखा हुआ है, तो ड्रग किसे कहते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस है जो बायोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस करता है जब इसको लिया जाता है। तो ये यानी सब्सटेंस और प्रोडक्ट होती है जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट जो बेनिफिट भी दे सकती है पेशेंट्स को, और जो है ना जाहिर है बेनिफिट है तो ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये सिंपली एक सब्सटेंस होता है जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स बॉडी में प्रोड्यूस करता है, वेन टेकन तो उसको ड्रग कहा जाता है। डायूरेटिक्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए, जो यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं या फ्लो ऑफ यूरिन को इंक्रीज करते हैं, तो उनको डायूरेटिक्स कहा जाता है। मेनिटोल बताया था, फ्यूरोसीमाइड बताया था, ये सारे मैंने बताए थे। डायाफोरेटिक्स किसे कहते हैं, डायाफोरेटिक्स कहते हैं जब वो ड्रग्स या सब्सटेंस जो स्वीटिंग वगैरह को प्रोमोट करते हैं, पसीना वगैरह आना बहुत ज्यादा, जाहिर है पसीना तब आता है जब ब्लड प्रेशर वगैरह कम होता है या टेम्परेचर कम होता है, प्रिस्पायरेशन, तो उसको डायाफोरेटिक्स कहा जाता है। डायाफोरेटिक्स किसे कहा जाता है, वो सब्सटेंस जो प्रोमोट करते हैं स्वीटिंग को या प्रिस्पायरेशन को, तो उससे डायाफोरेटिक्स कहा जाता है। वो कब होता है, जब फीवर वगैरह को रिड्यूस करना होता है, तो आप देखते हैं आपको पसीना आता है, तो ये उस सब्सटेंसेस का नाम होता है। उससे क्या होते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह भी रिमूव हो जाते हैं, बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी मदद मिलती है। उसे डायाफोरेटिक्स कहा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं एफिकेसी, मैंने ऊपर भी बताया, फिर दोबारा एफिकेसी पे डिस्कस करते हैं। एफिकेसी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ड्रग, ये याद रखिएगा, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या बायोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब ड्रग की वो एबिलिटी जिसमें वो अपना इफेक्ट दिखा रही है, उसको इफिकेसी कहा जाता है। सही है, फिर दोबारा बता रहा हूं, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस डिजायर या मैक्सिमम इफेक्ट। ठीक है, मैक्सिमम इफेक्ट वो कितना दिखा रही है, इसको कहा जाता है इफिकेसी। कि हाउ ड्रग जो है ना, हाउ स्ट्रांग ड्रग्स इफेक्ट, मतलब ड्रग का कितना ज्यादा जो है ना असर है, वो कितना असर दिखा रही है या वो कितने इफेक्ट को अचीव कर रही है, तो उसको एफिकेसी कहा जाता है। अगर सिंपली मैं इसका एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि ड्रग ए, फॉर सपोज ये एक ड्रग है जिसका नाम ए हम रखते हैं, तो ये पेन को रिड्यूस करती है फॉर सपोज 90%। ठीक है, तो 90% ये पेन को रिड्यूस करती है, पेन भी बीच में लिखते हैं। दूसरी है बी ड्रग, सेम ड्रग है, ये पेन को रिड्यूस करती है 70%। ठीक है, ये कितना सेव करती है, 70%। तो जो ड्रग ए है, इसकी इफिकेसी ज्यादा है। सही, इसकी इफिकेसी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा इफेक्ट दिखा रही है। ठीक है, तो वो ड्रग जिसमें एबिलिटी हो कि वो मैक्सिमम इफेक्ट दिखाए, उसको इफिकेसी कहा जाता है। समझ आ गया एफिकेसी, मुझे बताएं, क्योंकि ये तीन यहां से ये हैं तीन इंपॉर्टेंट, ये एफिनिटी, इफिकेसी, पोटेंसी, ये तीन चार टर्मिनोलॉजीज इससे इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूर फिंगर टिप्स पे याद हो ताकि आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा पहचानने में या समझने में थोड़ी सी दिक्कत है, वो आपको मैं एग्जांपल दे के क्लियर करवा रहा हूँ। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, इफिकेसी समझ आ गया। अभी हम पढ़ते हैं पोटेंसी, ताकि हम इसके साथ ये क्लियर कर दें, ताकि आपको परेशानी ना हो। पोटेंसी भी इधर ही लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आ गया पोटेंसी।
अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देयर डिजायर इफेक्ट, तो उसको कहा जाता है पोटेंसी। ठीक है, तो वो कितना अमाउंट ड्रग का दिया गया है जिसमें उसने अपना डिजायर इफेक्ट दिखाया है, उसको पोटेंसी कहा जाता है, याद रखिएगा। एफिकेसी में हमने क्या पढ़ा था कि एबिलिटी क्या है ड्रग की, कि वो कितना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रही है। उसका एग्जांपल आपको बताया कि एक ड्रग 90% दे रही है, एक 70% दे रही है। तो जो 90% दे रही है इफेक्ट अपना, या पेन को या किसी भी चीज को कम करने के लिए हमने वो दी है, वो उसने अपना असर दिखाया है, तो वो एफिकेसी कहलाएगी। पोटेंसी में आपने ये वर्ड याद रखना है, अमाउंट ऑफ ड्रग। अगर अमाउंट ऑफ ड्रग पूछता है, बात दोनों की है कि एक दोनों ही प्रोड्यूस करेंगे इफेक्ट, अपना डिजायर इफेक्ट दिखाएंगे। बट अगर अमाउंट ऑफ ड्रग की बात करें तो फिर आपने ऑप्शन में पोटेंसी देखनी है कि वो कितना अमाउंट दिया गया है जिसमें वो अपना जो है ना असर दिखा रही है। ठीक है, फॉर सपोज कि अगर एक ड्रग है या कोई टेबलेट है, कुछ भी चीज है, वो 5 mg का है। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ यहाँ से ताकि आपको पोटेंसी भी क्लियर हो जाए। ठीक है, पोटेंसी में एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं कि एक अगर टेबलेट है, ठीक है, तो टेबलेट है वो 5 mg का। दूसरा टेबलेट है वो है 50 mg का, 50 mg का। क्लियर है, अभी ये भी 5 mg, ये भी दोनों का असर सेम है। ठीक है, तो वो कितना अमाउंट हमने दिया है जिसमें वो अपना डिजायर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कहा जाता है जो है ना पोटेंसी। ठीक है, कि 5 mg दिया, जो है ना 10 mg आपने दिया, 50 mg आपने दिया, वो जो आप अमाउंट देते हैं उस अमाउंट को कहा जाता है पोटेंसी। ये आपने याद रखना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एफिकेसी में और पोटेंसी में, जो कभी कभी ये एक दो, शायद एक दफा पेपर में ये आए थे, ऑप्शन में भी आए थे, ताकि आपको परेशानी वहां पे ना हो। ठीक है, कि वो कितना मतलब डोज रिक्वायर्ड है, 5 mg रिक्वायर्ड है, 10 mg रिक्वायर्ड है, 15 mg रिक्वायर्ड है, या 50 mg रिक्वायर्ड है। तो जिसके लिए आप दे रहे हैं प्रॉब्लम के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, पोटेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल है ना भाई। देखें, अभी 5 mg का आपने एक टेबलेट खिलाया, उसने भी वही असर दिया। 50 mg का आपने दिया, उसने भी वही असर दिया। तो यहां से पोटेंट ड्रग कौन सी हुई? ठीक है, पोटेंट ड्रग कौन सी हुई? 5 mg वाली हुई ना। तो इसका डोज भी कम में असर भी दिखाया। यहाँ पे डोज आप ज्यादा ले रहे हैं, फिर जाके वो असर दे रहा है। तो ये क्या होता है कि कम ही डोज में 5 mg ने अपना वही असर दिखाया जो 50 mg वाली दिखा रही थी। मतलब पेन को रिलीफ के लिए या किसी भी चीज के लिए आपने बोली, ये आपको जस्ट एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। तो पोटेंसी इफिकेसी की तरह सेम नहीं है। ठीक है, पोटेंसी में डोज रिक्वायर्ड होता है हमेशा, और इफिकेसी में डोज रिक्वायर्ड नहीं होता, वो जस्ट एबिलिटी होती है जर्नल टर्म में, कि वो कितना इफेक्ट दिखा रही है मैक्सिमम, तो उससे एफिकेसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों क्लियर होना चाहिए। ये मैंने ऊपर भी बताया था एफिनिटी में, कि ड्रग की कितनी टेंडेंसी है कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है, उसको एफिनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आया था 2020 में। इंशाल्लाह अभी आप कर लेंगे अगर आपको एफिकेसी एंड पोटेंसी क्लियर है तो। पोटेंसी से बस आपने याद रखना है उसमें कितना पोटेंशियल है। यहां से क्या क्वेश्चन था? 41 क्वेश्चन देखें कि द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट एट रिसेप्टर, दोनों देखें ना, रिसेप्टर पे बाइंड होंगी तब जाके एक्टिवेट होंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, एबिलिटी पूछ रहा है। यहाँ पे आपसे अमाउंट ऑफ ड्रग नहीं पूछ रहा है, यहाँ डोज ऑफ ड्रग नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे ड्रग की एबिलिटी पूछी जा रही है कि वो कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी रिसेप्टर पे। तो इसके लिए हमने पढ़ा था, उसे कहा जाता है इफिकेसी। ठीक है, यही बताया था ना एफिकेसी में, कि ड्रग की एबिलिटी होती है कि वो कितना डिजायर इफेक्ट देती है। पोटेंसी में हमने क्या पढ़ा था कि वो अमाउंट ऑफ ड्रग कितना होता है। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम्पल तो आपको नहीं देगा ना, मैंने तो आपको सिंपल ही थोड़ा बहुत एग्जाम्पल में समझा दिया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे, बात याद रहे। पोटेंसी में हम क्या याद रखेंगे, जब अगर वो पूछेगा द अमाउंट ऑफ ड्रग, बात सेम होगी, ये वाले वर्ड सेम होंगे, सिर्फ आगे वाले वर्ड्स में आपने लिखना है द अमाउंट ऑफ ड्रग। द अमाउंट ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस इफेक्ट एट रिसेप्टर इज कॉल्ड पोटेंसी। सही हो गया, तो उसे पोटेंसी कहा जाता है। और इफिकेसी किसे कहा जाता है?
द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन रिसेप्टर इज कॉल्ड एफिकेसी। ठीक है, तो ये आपने टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। एफिनिटी में बता दिया हाउ ड्रग बाइंड विद रिसेप्टर। इसमें ना इफेक्ट की बात हुई ना उस पे किसी और चीज की बात हुई, बस सिंपली एफिनिटी क्या है, हाउ ड्रग बाइंड विद रिसेप्टर या हाउ स्ट्रांगली ड्रग्स बाइंड विद रिसेप्टर इज कॉल्ड एफिनिटी। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज ऑप्शन में आपको आ सकती हैं, या ये क्वेश्चन भी रिवाइज हो सकता है, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये छोटी मोटी बातें ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्लियर करवाता जा रहा हूँ। उसके बाद कौन सी है टर्मिनोलॉजी? जी जी जी, डोज ऑफ ड्रग्स। डोज ऑफ, कितना डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड है मैक्सिमम इफेक्ट देने के लिए, ठीक है, वो पोटेंसी है। पोटेंसी हम कहते हैं ना, कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल आप बताएंगे कि भाई इसमें इतना पोटेंशियल है। तो इससे आप याद रखें कि इस ड्रग में कितना पोटेंशियल है। वो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, 5 mg वाला और 50 mg वाला। मतलब सेम, अगर आप किसी को इन्फ्लामेशन है, पेन है, उसमें आप उसे ड्रग खिला रहे हैं, एक टेबलेट है 5 mg की, दूसरी है 50 mg की। तो 5 mg वाला, 5 mg वाली जो टेबलेट है वो भी सेम असर दे रही है, 50 mg वाली है वो भी सेम असर, या पेन को खत्म कर रही है या इन्फ्लामेशन को खत्म कर रही है। तो मोर पोटेंट ड्रग कौन सी हुई? मोर पोटेंट वो हुई ना जो कम डोज में ज्यादा इफेक्ट दिखा रही है। यहाँ जो अमाउंट ऑफ डोज है उसको आप बता रहे हैं, तो ये क्या है, ये पोटेंसी उसे कहते हैं। बट ये एग्जाम्पल में मैंने बताया, एग्जाम्पल में आपसे वो भी नहीं पूछेगा। आपसे, आपको वर्ड्स बताएं, अगर अमाउंट ऑफ ड्रग लगा हुआ हो, बात वही होगी, दोनों अपने इफेक्ट्स, डिजायर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो अमाउंट ऑफ ड्रग की बात आए तो पोटेंसी होगा, अगर एबिलिटी ऑफ ड्रग पूछी जाए तो एफिकेसी होगा। बस सिंपली आपने ये याद रखना। एमेटेक्स कौन सी होती हैं? वो ड्रग जो वोमेंटिंग वगैरह को स्टिमुलेट करती है, वोमेंटिंग वगैरह को स्टिमुलेट करती हैं, वो उन ड्रग्स को में जो आती है उनको एमेटेक्स कहा जाता है। ये आप सबको पता होंगी, ये आपने पढ़ी भी होंगी। जैसे एपोमार्फिन है, जाइलाजीन वगैरह है, ये सारी क्या है, ये वोमेंटिंग वगैरह करवाती है। एक्बोलेक ड्रग्स कौन सी होती हैं? एक्बोलेक एंटी एमेटिक्स भी याद रखिएगा, एंटी एमेटिक्स नहीं है। एंटी एमेटिक्स वो होंगी फिर जो नोजिया वगैरह होता है या वोमिटिंग होती है उसको जो स्टॉप करती है। ये याद रखिएगा, एमेटिक्स में ये ना समझिएगा कि जो वोमिटिंग वगैरह को खत्म करती है, ये वोमिटिंग को स्टिमुलेट करती है, दिलवाती है, सिंपली। एंटी एमेटिक्स वो होती हैं जो वोमिटिंग या नोजिया वगैरह जब आपको फील होता है तो उसमें आप लेते हैं, उसको वो जो क्या कहती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। एक्बोलिक किसे कहते हैं? एक्बोलिक वो ड्रग्स होती हैं जो यूट्राइन की कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला भी। ड्रग विच आर यूज टू इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। सिंपली याद रख लें, जब यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज जो ड्रग्स करवाती हैं उनको एक्बोलिक कहा जाता है। एक्बोलिक किसे कहते हैं? जो यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करती है उनको एक्बोलिक कहा जाता है। सही है, वो क्यों होता है? लेबर के दौरान। ठीक है, जब फीटस को एक्सपल्शन किया जाता है तो यूट्राइन की जाहिर कंट्रक्शन होती है, तो उस टाइम जो ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन दी जाती है, तो उस टाइम जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है एक बोलिक में। ठीक है, लेबर वगैरह के दौरान, यूट्राइन की कंट्रक्शन के दौरान। ये याद रखिएगा, ये पेपर में वैसे आ सकती है कि यूट्राइन, यूट्रस की कंट्रक्शन के दौरान जो ड्रग्स दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? एक बोलिक कहा जाता है। उसके बाद क्या है? पोसोलॉजी किसे कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग को कहा जाता है पोसोलॉजी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। पेपर में ये भी नहीं आई है बट आ सकती है पेपर में। द स्टडी ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग, जितना भी डोज वगैरह होता है उसकी पूरी स्टडी को पोसोलॉजी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? मेट्रोलॉजी मेजरमेंट ऑफ ड्रग, बट ये मेजरमेंट काफी कंडीशंस में हो सकती है, ना कि सिर्फ फार्मा में। मेट्रोलॉजी में डिफरेंट चीजों की आप मेजरमेंट कर सकते हैं, बट पोसोलॉजी में ड्रग से रिलेटेड होती है कि ड्रग का
जो डोज वगैरह होता है उसकी स्टडी को किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि हाउ मच जो है ना डोज गिवन टू अ पेशेंट, कब तक दिया जाए, कितना टाइम दिया जाए, ये डॉक्टर्स बताते हैं, आप बताते हैं क्लिनिकल वर्क्स में। तो इस स्टडी को पोस्टोलॉजी कहा जाता है, सिंपली स्टडी ऑफ डोजेज या स्टडी ऑफ डोज भी आप कह सकते हैं, उसको पोस्टोलॉजी कहा जाता है। सही है, तो ये आपने याद रखना है। प्लेसिबो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी टर्मिनोलॉजी, ये जर्नल भी यूज होती है एवरीडे साइंस में भी। ये सिंपली बताता हूँ, वो सब्सटेंस जिनका कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं हो बट पेशेंट को दिया जाए उसके साइकोलॉजिकल परसेप्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर सपोज अगर आप किसी पेशेंट आपके पास आया है, आपने उसको नॉर्मल सलाइन किया, एक ड्रिप लगा दी, अभी उसमें कुछ है भी नहीं, कुछ भी आपने नहीं डाला, सिंपली लगा दी, पेशेंट को कह दिया कि आप ठीक हो गए हो। पेशेंट कहेगा कि भाई मेरा इलाज हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो ट्रीटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, तो ये फेक ट्रीटमेंट होता है जो रियल ड्रग की तरह दिया जाता है, उसको प्लेसेबो कहा जाता है। प्लेसिबो किसे कहा जाता है? नो रियल ड्रग इन्वॉल्व। सही है, जिसमें आप फेक ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट के साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं या साइकोलॉजिकल उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल ट्रायल्स में भी यूज होता है। ये पेशेंट को दिया, कहा जाता है कि भाई आप बिलीव करें, यकीन करें, यह आपको दवा असर देगी। सही हो गया। तो ये इस पे क्वेश्चन भी आता है, ये जो है ना प्लेसेबो इफेक्ट पे, प्लेसेबो इफेक्ट होता है। अ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट टू द पेशेंट रदर देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब कोई फार्मूला, फार्मेसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पे, साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा उससे। आपने पेशेंट को बस कह दिया कि भाई आपको मैंने दवाई दे दी है, आप ठीक हो जाएंगे, आपने दवाई में कुछ डाला ही नहीं, ऐसे स्लाइन का पानी डाल दिया नॉर्मल, वो दे दिया, और पेशेंट कहेगा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीम हकीम वाली बात हो गई, वो चीज है। कोई उससे असर वगैरह नहीं होगा फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, बट ये सिंपली अगर कहूँ फेक ट्रीटमेंट को कहा जाता है, जिसमें पेशेंट की साइकी के साथ खेला जाता है, तो उसको प्लेसेबो कहा जाता है। फार्मेसी तो आपको पता है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है, जो प्रिपरेशन जो है ना डिस्पेंसिंग या यूजेज ऑफ ड्रग्स के लिए यूज की जाए, कलेक्शन, प्रिपरेशन, इनके साथ जो की जाती है। फार्माकोग्नेसी किसे कहा जाता है? फार्माकोग्नेसी ड्रग ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, के ड्रग कहाँ से ली गई है उसे कहा जाता है फार्माकोग्नेसी। कि वो ड्रग्स कहाँ से आपने नेचुरल सोर्सेज से लिए हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, तो आइडेंटिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, उसको कहा जाता है फार्माकोग्नेसी। पर ये भी इतनी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पेपर के हवाले से नहीं है। फार्माकोपिया किसे कहते हैं, ये थोड़ी जहन में बिठाएं, बट ये पेपर में नहीं आएगी, इनकी ब्रांचेस से इनसे क्वेश्चन नहीं आते। ऑफिशियल बुक होता है जिसमें स्टैंडर्ड या गाइडलाइंस मौजूद होती हैं ड्रग्स की, कि ये कैसे प्रिपेयर की गई, जो है ना कहाँ से ली गई, कितनी इसका क्या डोजेज है, तो ये जो बुकलेट में या उसका जो पीछे लगी हुई होती है किसी भी जो है ना क्या कहते हैं ड्रग के बारे में, तो उसको फार्माकोपिया कहा जाता है। पोटेंसी बता दिया, कितना ड्रग प्रोड्यूस कर रही है, अमाउंट ऑफ ड्रग, तो ये आपने याद रखना है। आई थिंक सो ये क्लियर होगा। परगेटिव्स कौन से होते हैं? जो स्टूल वगैरह को सॉफ्ट करने के लिए मदद देते हैं। ठीक है, जो है ना बोवेल जो मूवमेंट होती है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है, उसको इंक्रीज करते हैं, या बोवेल वगैरह को एमपीटी करने में मदद देते हैं एजेंट्स, उनको परगेटिव्स कहा जाता है, ताकि स्टूल वगैरह सॉफ्ट निकल जाए। साइलागोग्स, सलाइवा के वॉल्यूम वगैरह को इंक्रीज करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उनको साइलागोग्स कहा जाता है। सीक्रेशन, सलाइवा में जो सीक्रेशन होती है उसको स्टिमुलेट करना, स्लेवरी ग्लैंड में से जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको साइलागोग कहा जाता है। मतलब ड्राई माउथ कंडीशन है, वो ड्रग्स आप दें जिससे सलाइवा वगैरह या सीक्रेशन ज्यादा हो, तो उसको साइलागोग कहा जाता है। सही है। पाइलोकार्पिन हमने पढ़ा था ना, पाइलोकार्पिन, तो ये दी जाती है जो है ना सीक्रेशन वगैरह को इंक्रीज करने की। थेरापेटिक इंडेक्स ये बता दिया, एलडी डोज, ईडी डोज। टेराटोजेंसिटी किसे कहते हैं? टेराटोजेंसिटी वो ड्रग जिसमें कोई एबनॉर्मलिटीज होती है, वो सब्सटेंस या केमिकल जिसमें डेवलपमेंट के दौरान एबनॉर्मलिटीज पाए जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट पाए जाते हैं। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने दे दिया तो फीटस जो पैदा होगा उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, तो वो जो रिएक्शंस होते हैं उनको टेराटोजेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, कि वो ड्रग जिसमें कोई माल फॉर्मेशन हो गई या एम्ब्रियो में कोई नुकसान हो गया तो उसको टेराटोजेंसिटी कहा जाता है।
लास्ट करते हैं जीनोबायोटिक्स। ठीक है। जीनोबायोटिक्स किसे कहते हैं? एनी केमिकल सब्सटेंस विच एंटर्स इन बॉडी थ्रू इनहेलिशन, इंजेक्शन या पेरेंटल रूट। जिस अदर सोर्स से आपने ड्रग्स को, ये जो है ना, क्या कहते हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाए, उसको जीनोबायोटिक्स कहा जाता है। मतलब वो कंपाउंड्स जो एंटर हुए हैं बॉडी में आउटसाइड द सोर्सेस, नॉर्मल बायोलॉजिकल सोर्सेज नहीं है इसमें। सारे ये ड्रग्स आ गए, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, फूड एडिटिव्स या पल्यूटेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो हम इंजेस्ट भी कर, जैसे इंजेक्शन में फूड मेडिसन है, इनहेलिशन के दौरान एयर पोल्यूशन है। ये सारे क्या है, ये ओवरऑल इनके लिए एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, उनको जीनोबायोटिक्स कहा जाता है। तो यहाँ तक आज हमने ये टर्मिनोलॉजीज आज की क्लास में की, थोड़ी सी मुश्किल थी जो है ना, तो हमारा क्लास सारा इसमें ही गया। आई होप के चीज़ें क्लियर होंगी। आपने लिंक दोबारा ज्वाइन करनी है, हमने इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है? बोर तो नहीं हुए ना?